अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम आज से सिर्फ 1000 साल पीछे चले जाएं तो जहां आज चीन है, इस जगह मुख्तलिफ छोटे छोटे कबीले आबाद थे। ये लोग खाना बदोश थे जो अपने लिए किसी मुनासिब जगह का इंतखाब करते थे और फिर वहां जिंदगी गुजर बसर करने चले जाते। जब वहां की आबो हवा और इनके मवेशियों के लिए चारा काफी न होता तो ये लोग वहां से किसी सरसब्ज और बेहतर जगह पर हिजरत कर जाते। इन कबीलों के अपने अपने सरदार थे और हर कबीला सरदार के मातहत होता था। तमाम कबीले वाले अपने सरदार की इज्जत करते और उसकी हर बात मानते थे। इन्हीं कबीलों में से एक कबीला ऐसा था जिसका सरदार यसुखई नाम का एक बहादुर जंगजू था और इसका ताल्लुक बुरजगीन खानदान से था। इसका एक बेटा तमुजिन था जिसे दुनिया आज चंगेज खान के नाम से जानती है। चंगेज खान उस वक्त सिर्फ 5 साल का था जब उसके बाप ने अपने दोस्त के कबीले में उसकी मंगनी करवा दी। चूंकि खाना बदोश कबीले एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते और एक दूसरे के जानी दुश्मन भी थे, इसलिए उसके वालिद को एक दावत में बुलाकर जहर दे दिया गया जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। कबीले में जो बागी लोग थे उन्होंने यसुखई के बेटे यानी चंगेज खान के खिलाफ बगावत कर दी कि इस 5 साल के बच्चे को हम अपना सरदार नहीं मानते। उन्होंने चंगेज खान और उसके घर वालों को कबीले से अलग होने का हुक्म दिया, लेकिन कबीले से बगावत करने वालों को यह मालूम था कि तमुजिन यानी चंगेज खान बड़ा होकर कहीं हमसे बगावत का बदला ना ले, लिहाजा उन्होंने उसे कत्ल करने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। चंगेज खान कई महीनों तक उनके हाथ ना आया और वो मुसलसल उसकी तलाश में फिरते रहे। वक्त गुजरता रहा और चंगेज खान बड़ा होता रहा। आखिरकार जो उसकी जान के दर पे थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और जंजीरों में जकड़कर अपने साथ ले गए। एक दिन चंगेज खान किसी तरह उनकी कैद से निकला और घर वालों को ढूंढता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसने अपनी मंगेतर को वापस लाने का फैसला किया, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बावजूद दोबारा दुश्मनों ने उसे कत्ल करने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। उसके घर वालों पर यलगार होने ही वाली थी जिसका उसे पहले ही इल्म हो चुका था, लिहाजा उसने अपनी बीवी को एक छकड़े में छुपा दिया और खुद पास बहते दरिया की तरफ रवाना हो गया। चंगेज खान तो जान बचाकर भाग गया, लेकिन जिस तरफ उसने अपनी बीवी को रवाना किया था वो छकड़ा पकड़ा गया और वो उसकी बीवी को अपने साथ ले गए। चंगेज खान काफी अरसे के बाद अपने घर वालों का पीछा करते वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर में नहीं थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी को वापस लाएगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ऐसे में उसने अपने एक दोस्त से राब्ता किया जिसका नाम जमूका था। उसने पहले तो उसे खबरदार किया कि तुम एक औरत की खातिर जंग करोगे, लेकिन बाद में चंगेज खान के इसरार पर उसके दोस्त जमूका ने उसे अपने कबीले के सिपाहियों का एक लश्कर उसकी कमान में सौंप दिया और फिर ये अपनी बीवी को लेने चल पड़ा। उसने उनके कबीले पर यलगार की और ऊंची ऊंची आवाज में अपनी बीवी का नाम पुकारने लगा। ये खैमों की तलाशी लेते लेते अपनी बीवी तक जा पहुंचा, लेकिन उस वक्त उसकी बीवी को अगवा हुए 6-7 माह गुजर चुके थे और इसकी बीवी इस अरसे में हामला हो चुकी थी। उसने अपनी बीवी को लिया और वहां से घर लौटाया। चंगेज खान को इस बात में शक था कि बच्चे का बाप कौन है, लेकिन इसके बावजूद चंगेज खान ने अपनी बीवी को इज्जत के साथ रखा। वो हमेशा उसकी खातूने अव्वल रही और चंगेज खान ने भी पैदा होने वाले बच्चे को अपना बेटा बनाकर उसकी परवरिश और तरबियत की। इस सिलसिले में उसने अपनी बीवी को कोई इल्जाम नहीं दिया और उसका बददस्तूर एहतराम करता रहा। लेकिन दूसरी जानिब एक रिवायत में यह भी मिलता है कि जब चंगेज खान को इल्म हुआ कि उसकी बीवी किसी और के बच्चे की मां बन चुकी है तो उसने उसे शदीद जुल्म सितम का निशाना बनाया और उसके पेट में मौजूद बच्चे को भी कत्ल कर दिया। नाजरीन, इस वाक़े के बाद चंगेज खान ने अपने कबीले वालों से बदला लेने का सोचा और उनको चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया। ये इस कदर जिद्दी था कि जिस चीज का दिल करता वो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता। इसने अपने बचपन में अपने सगे भाई को महज इस वजह से तीर मार के हलाक कर दिया था कि वो इसकी दरिया से पकड़ी हुई मछली खा जाता था। यहाँ आपको बताते चलें कि ये खाना बदोश कबीले एक तो अपनी दुश्मनियों की वजह से बेहतरीन जंगजू थे, दूसरा तीर अंदाजी इनका पेशा था, लिहाजा वो तेज दौड़ते घोड़ों से निशाना लेते और तीर चलाने की मुहारत रखते थे। चंगेज खान अब अपने बाप की सरदारी छीनने वालों के दर पे हो गया और उसने कबीले के लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और अपनी सरदारी में इन्हें अमान देने का वादा किया, जिसके बाद कुछ तो मान गए और कुछ ने मज़ाहमत की। जिन्होंने मज़ाहमत की उसने इनका तहस नहस करके रख दिया। इसने इरादा किया कि वो अब तमाम कबाइल को मुत्तहिद करेगा। चुनांचे इसने मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को अपने कबीले में एक दावत पर मदऊ किया। इसकी कारस्तानियों और इसकी बातों को सुनकर मुख्तलिफ कबाइल इसके झंडे तले जमा होना शुरू हो गए। इसने इनसे कहा कि मैं तुम लोगों को ये पूरी दुनिया दूंगा, जैसे चाहो और जहां चाहो रहो,
اور جو چیز تمہیں اچھی لگے اسے حاصل کرو۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، اور مسئلہ اس کے بچپن کا دوست جموکا تھا جو دوسرے قبیلے کا سردار تھا۔ چنگیز چاہتا تھا کہ تمام قبیلوں کی سرداری میرے پاس ہو، لہٰذا چنگیز نے اپنے دوست جموکا کو اپنی سرداری تسلیم کرنے اور اس کے تابع ہو کر لڑنے کے لیے پیغام بھیجا اور لکھا کہ اس قوم کا مقدر میں ہوں اور میری کمان میں تم لڑو، تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ دو سورج ایک ساتھ نہیں چمک سکتے۔ اس کی اس بات پر جموکا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جس کی مدد سے آج تم اس مقام پر ہو، اور یاد کرو وہ دن جب تمہاری بیوی کی واپسی کے لیے میں نے تمہاری مدد کی اور تمہاری سرداری واپس دلوانے کے لیے بھی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا، لیکن آج تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ اگر تم میرے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا چاہتے ہو تو یہ تم کر گزرو۔ چنانچہ چنگیز نے اپنی فوج کو جموکا کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کیا، اور اب بچپن کے دونوں دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر خون بہایا، اور پھر دونوں نے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور ایک دوسرے سے کہا کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے خونی بھائی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تھالی میں کھاتے تھے اور ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ مگر اب فیصلہ کن جنگ شروع ہو چکی تھی۔ پہلے تو دونوں طرف کے سپاہی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، لیکن نتیجہ جموکا کی گرفتاری کی صورت میں نکلا۔ چنگیز خان اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور وہاں اس کو کھانا کھلایا اور اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ اگر میں ایسے تمہارے پاس گرفتار ہو جاتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ جموکا نے جواب دیا کہ وہ اسے مار دیتا، کبھی زندہ نہ چھوڑتا۔ چنگیز نے کہا کہ اب تم خود ہی بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اس نے 2 دفعہ کہا کہ مجھے مار دو، مجھے مار دو، اگر میں زندہ رہا تو تم سے اس کا حساب لوں گا۔ اس نے جموکا کو کمان کی تار سے گلا گھونٹ کر مار ڈالا، کیونکہ وہ اس کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے جموکا کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروائے اور پھر اسے جنگل میں پھینکوا دیا۔ اب اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پھر اس نے ایسی ظلم و بربریت کی داستان رقم کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنگیز اور اس کی فوج اپنا خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرتے اور شہر میں موجود کیڑے مکوڑوں تک کو مار دیتے، جبکہ مردوں کے سر اڑا دیتے۔ عورتوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے اور شہر کی خوب لوٹ مار کرتے، اور جب شہر کو لوٹ لیتے اور تمام جانداروں کو قتل کر دیتے تو شہر کو آگ لگا دیتے۔ دوستو، چنگیز خان کی موت کا واقعہ بھی بہت پراسرار اور دلچسپ ہے، جس نے تقریباً 40,000 لوگوں کی جان لے لی، اور آج بھی اس کی لاش دنیا سے پوشیدہ ہے۔ اگر آپ اس کی پراسرار موت پر ہماری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔